सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बेबाक प्रवक्ता सूरजपाल सिंह अम्मू ने एक बार फिर सीएए का विरोध करने वालों को ललकारा है और अल्पसंख्यक नेताओं को आईना दिखाया है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। देश की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को न केवल सरकार तरजीह देती है बल्कि बड़े से बड़े राजनीतिक दल भी उसे प्राथमिकता देते हैं। आखिर हमारे भारत देश में यह चल क्या रहा है? पहले सीएए को लेकर तमाम तरह का विरोध हुआ और अब एनआरसी और एनपीआर को लेकर सीधे तौर पर आवाज बुलंद की जा रही है और राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग का वो इलाका है जहां से यह हंगामा बरप रहा है। क्या सोचती हैं तमाम समाजवादी चिंतक और किस तरह से सामाजिक क्रांति लाने का बीड़ा उठाने वाले सूरजपाल सिंह अम्मू जी की राय है, सीधी बात करते हैं। सर, आप लगातार अपनी आग उगलते रहते हैं, इस मुद्दे पर भी आपकी आक्रामकता कई बार देश ने देखी है। अब आगे क्या होने वाला है और सरकार का क्या रुख आपको नजर आता है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सूरज रखा है। मैं आग तो नहीं उगलता परंतु प्रकाश देने का प्रयास करता हूँ और उन लोगों को खासतौर पर प्रकाश देना चाहता हूँ जो अभी आज भी सीए को लेकर अंधेरे में है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, ये देश हमारा है, ये देश मेरा नहीं हमारा है। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब कोई ओबीसी का भाई कसाई बनेगा तो सब कसाईयों का तो अब जमाना गया। अब बर्दाश्त करना मतलब हम हिंदुओं के लिए भी अब ऐसा लगने लगा है कि हर बार हिंदू ही क्यों? मुगल आए तो हिंदू, अंग्रेज आए तो हिंदू, देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं का नुकसान। हमारे 10 लाख लोगों को काट काट कर पाकिस्तान से इंडिया भेज दिया गया। मैं उन कांग्रेस के जो शाहीन बाग के समर्थक है, जो जेएनयू और जामिया के समर्थक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्रों से, खासतौर पर दिग्विजय जी मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के लोग हैं। उन 10 लाख लोगों को जिनकी हत्या कर दी गई, क्या वो शहीद नहीं हुए देश के बंटवारे के समय? तब भी हिंदू चुप रहा। आप लोगों ने 1984 के दंगों में हजारों सिखों को बेघर कर दिया, उनका कत्लेआम कर दिया। कितने कांग्रेसियों को सजा हो गई? और आज आप नया बीज बोने जा रहे हैं। कहाँ? शाहीन बाग का तो एक बहाना है साहब। पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार का हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसको मीडिया दिखाता नहीं है, जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, जो मैं एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा चैनल है, वेस्ट बंगाल से नाता है। ममता जी का उस मीडिया घराने के साथ बहुत गहरा संबंध है। कैसा संबंध है? पारिवारिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो तो वो जाने। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को ऐसे बेघर किया जा रहा है। वहाँ के मुस्लिम नेता सरेआम मंचों पर आकर देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, देश के गृह मंत्री को सरेआम गालियाँ दे रहे हैं, हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। भाई हमें हिजड़ा तो मत समझो हमको, हम हिजड़े नहीं है। हिजड़े भी सम्मान से जीते हैं। लेकिन देश में विपक्ष आरोप लगाता है कि रोटी और रोजगार की बात आप लोग नहीं करते और सीधे तौर पर जो है देश को धारा 370 का महत्व बताते हैं। अब एनआरसी की बात करते हैं, सीए की बात करते हैं, तो क्या यह आरोप बेबुनियाद हैं? इसमें कुछ सत्यता है? सब 125 करोड़ लोगों का देश है, नागरिकों का देश है। ये कहते हैं हम 17 करोड़ हैं। क्या 17 करोड़ में से क्या भारत सरकार का या प्रदेश सरकारों ने क्या उनको रोजगार नहीं दे रखा? क्या 125 करोड़ लोगों में क्या रोजगार नहीं है? क्या लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है? क्या सबको पता है? क्या मेरा बेरोजगार बिल्कुल खाली है क्या हिंदुस्तान का? ये इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, क्या रोजगार नहीं मिल रहा क्या उनको? अगर विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है उसके बावजूद भी देश का जो युवा है वो काम कर रहा है ना। व्यापारी अपनी दुकान चला रहा है ना, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, परचून वाला परचून का काम कर रहा है, कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है, शॉपिंग मॉल वाला शॉपिंग मॉल वाला अपना काम कर रहा है। अब मुझे बताओ ना, मैं अब इंदौर में आया हूँ तो मेरे को हर जगह सारे बाजार भरे भरे दिख रहे हैं। लेकिन देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जीडीपी गिर रहा है, देश के सामने चुनौतियां हैं, आने वाले समय में वैश्विक रूप से भारत को बहुत संकट के दौर से गुजरना होगा। बहुत गंभीर चिंतन इस विषय पर लगातार चल रहा है। नहीं, बिल्कुल जीडीपी की जो बात आपने कही, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु वो जीडीपी क्यों गिर रहा है?
आप लोग हर तीसरे दिन इस सरकार को काम नहीं करने दे रहे। आप कहीं पे रोड जाम करके बैठ जाते हो। कई कई महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, आपका धरना चल रहा है। वो धरना जो विदेशी फंडिंग आती है, जिसको आप एफडीआई बोलते हो, क्या वो एफडीआई जो पैसा लगाने वाले उद्योगपति हैं, जो बाहर से आकर इस देश के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, क्या वो यहाँ पर आकर काम करेंगे? क्या आप उनको काम करने दे रहे हो? क्या आए दिन हर व्यक्ति को डर लगा रहता है कि कब दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमानों के दंगे ना हो जाएं। मतलब आपका कहना है कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है, भारत जो है सुरक्षित नहीं है, का एक डर, एक भय का वातावरण है। हिंदुस्तान सुरक्षित है, परंतु अकबरुद्दीन और ओवैसी, मैं आपके चैनल पे वो पिछली बार कुछ कह गया था, मैं ऐसे नालायक लोगों के बारे में 2 ही शब्द कहना चाहता हूँ। इनको तो जूते, इनको बिठा के ना इनको जूते मारे जाए और चैनलों पे लाइव जूते मारे जाए। एक्चुअल में ये लोग है ना, ये कहते कुतुब मीनार इनका, इनके बाप का है क्या? ताजमहल इनका? अरे वो ताजमहल नहीं है, वो तो जयपुर के राजा जय सिंह की प्रॉपर्टी है। वो कुतुब मीनार जो दिल्ली है उसका देख लो, अशोक के साथ क्या संबंध है? वहां पर आज भी पिलर खड़े हुए हैं। जिस लाल किले पर, वो उसका भाई कहता है ओवैसी का, कि जिस लाल किले पर नरेंद्र भाई मोदी तिरंगा फहराते हैं, वो लाल किला भी इनके पूर्वजों ने बनाया। अबे बाबर की नाजायज औलाद हो तुम। मतलब लाल किला भी इनका हो गया। वो लाल किला वाले गए कहाँ भाग गए? कहाँ अकबर गया, कहाँ बाबर गया, कहाँ औरंगजेब गया, कहाँ शाहजहां गया, कहाँ गए? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे लोगों की ढांचा तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि यहां पर मंदिर बनेगा। मैं आपको आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं आज। मुझे याद है अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो अक्सर एक नारा दिया करते थे, मैं उस नारे को लगाने वाले में था, उमा जी की टीम में था युवा मोर्चे में, कि अयोध्या पहली झांकी और मथुरा काशी बाकी है। साहब, करनी सेना के एजेंडे पे काशी भी और मथुरा भी है। कृष्ण जन्मभूमि और काशी का वो भोले का मंदिर, वो उसको तोड़ कर जिस प्रकार से वहाँ पर इन्होंने मस्जिदें बनाई, भैया रुक जाओ। कौन कौन सी हिंदूवादी संगठनों ने अपने एजेंडे पीछे कर दिए होंगे, हमारे एजेंडे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं साहब। हमें चैलेंज मत करो भैया। अगर चैलेंज किया ना, मैं कह रहा हूं मथुरा से शुरू करूंगा। अयोध्या का टुकड़ा नहीं मिला था वहां पर। हमें जगाओ मत, हमें धमकाओ मत। और तुम सोचते हो कि तुम बोलते जाओगे, बकवास करे जाओगे, और हम अरे 70 80 साल की उन बुजुर्ग महिलाओं को बिठा कर, हिजड़ो, अरे नामर्दो, अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो चैलेंज करो। वो कह रहा है अनुराग ठाकुर मुझे गोली मारे। अरे अनुराग ठाकुर तुझे गोली क्या मारेगा? तेरे कर्म तुझे गोली मारेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आप कहते हैं कि आ रहे हैं भगवाधारी, लेकिन देश की जनता, राजधानी की जनता जो है मफलरधारियों को पसंद कर रही है। आपके झाड़ू ने जो है पूरा झाड़ू लगा दिया दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। क्या कोई नफा नुकसान इसे लेकर मंथन आप करते हैं? क्या वाकई में सच्चाई है? मैं राजनीतिक विषयों पर कम बोलता हूं, परंतु भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते एक बात अवश्य कहूंगा कि मफलर वाला मफलर भूल गया, टोपी भूल गया। हम सिद्धांतों पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने मेहनत की, चुनाव लड़ा। चुनाव का रिजल्ट जब 2 लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। हार स्वीकार है, फिर मेहनत करेंगे। परंतु इस देश के अंदर जिस प्रकार की देश तोड़ने वाली विघटनकारी जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका विरोध तो हमारा जारी रहेगा। आप जोड़ने वालों में हैं, तोड़ने वालों में नहीं। निश्चित तौर पे हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। परंतु मैंने अभी एक चैनल पे कहा था कि जब हम तोड़ेंगे ना इनको, किनको? जो हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं, इनको ऐसा तोड़ेंगे, ये दोबारा आंदोलन करेंगे नहीं। ये बहन बेटियों को जो सड़कों पर बिठा कर नाटक कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों से जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, इस प्रकार की भाषा कम से कम हिंदू धर्म में तो अपने बच्चों को हमने ना आज तक सिखाई, ना हम सिखाएंगे। हम सम्मान करते हैं, हम जोड़ते हैं, परंतु अगर मेरे धर्म को, मेरे देश को, मेरे देश की अस्मिता को कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो भैया करनी सेना चुप नहीं बैठेगी, इनका इलाज करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूरजपाल सिंह जी के तेवर लगातार बरकरार हैं और कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरह से वो अपने बयानों के जरिए देश की जनता को न केवल एक बड़ा संदेश, बड़ा पैगाम देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक नेताओं को एक बार फिर बड़ी नसीहत और बड़ी हिदायत उन्होंने दी है। देखना होगा कि शाहीन बाग तक कैसे सूरजपाल सिंह जी की आवाज बुलंद होती है और कैसे जिम्मेदार कानों तक पहुंचती है। फिलहाल इंदौर एमपी न्यूज दफ्तर से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज।